गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज। ये हमारा सेट नंबर 34 है, 34 नंबर सेट है। इसमें कुल 15 क्वेश्चंस हैं। आप पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए कोर्सेरा यूपीएससी और ज्वाइन कर लीजिए। आज का हम कोर्स रखते हैं, कट ऑफ रखते हैं 5 से 7 अगर है तो आप बढ़िया कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया है, बेटर कर पाएंगे। अगर 7 से 9 कर लेते हैं, लेकिन बेस्ट होगा आप 9 से 15 के बीच में रहिए तो ज़्यादा बेस्ट है। आपके क्वालिफाई करने की सबसे ज़्यादा प्रायिकता बढ़ जाएगी अगर 9 से 15 के बीच में है तो। उसके नीचे हैं तो आपको और ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में चर्चित गैस्ट्रोडिया एग्निकेलस क्या है, इसके बारे में पहला कथन कह रहा है ए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की प्रजाति है। बी कह रहा है नई स्नेल ईल प्रजाति है। सी कह रहा है भद्दी आर्कटिक प्रजाति है। डी कह रहा है पश्चिमी घाट में मेढक की नई प्रजातियों की खोज की गई है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने गैस्ट्रोडिया एग्निकेलस का चयन भद्दी आर्कटिक प्रजाति के रूप में किया तो बिल्कुल सही किया है। आप लोगों ने सामान्यतः देखा होगा आर्कटिक प्रजाति, आर्कटिक का एक आता है अगरबत्ती, उसके थ्रू आप लोग कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत दिखता होगा, लेकिन ये विश्व का सबसे भद्दा जीव घोषित किया गया है, प्रजाति घोषित किया गया। 556 पौधे थे और कवक थे, उनमें से इसको चयन किया गया सबसे भद्दा आर्किडिया गैस्ट्रोडिया एग्निकेलस के रूप में। आर्किडिक का एक पौधा है आर्किड का, तो आर्किड एक बहुत अच्छे पौधे होते हैं जो इस तरह से दिखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अगरबत्ती भारत में खूब चलता है इसके नाम पे, लेकिन इसका सबसे भद्दा वर्जन यहाँ पे है जो आर्किटिक गैस्ट्रोडिया एग्निकेलस कहते हैं इसको। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखिए, तो किसने इसको खोजा है, वो खोजा है लंदन का रॉयल बॉटेनिकल गार्डन ने मेडागास्कर के जंगलों में इसको खोजा है। और ये नाजुक फूल पत्ती प्रजातियों में की नई प्रजाति का वर्णन किया गया है। ये मतलब नाजुक तो होते हैं लेकिन उनकी एक नई प्रजाति है ये। तो बस इसका नाम आप याद रखिएगा, हो सकता है यूपीएससी से पूछ ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं यूपीएससी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में चर्चित न्यूरल नेटवर्क शब्द का अर्थ है क्या है ये। कथन ए कह रहा है कि mRNA आधारित कोशिकाओं के मध्य नेटवर्क है। कथन बी कह रहा है साइबर क्राइम मामलों में तत्कालीन सहायता के लिए पीयर टू पॉइंट नेटवर्क है। सी कह रहा है कि असंबद्ध कंप्यूटर क्लाउड का एक नेटवर्क है। डी कह रहा है एक प्रक्रिया जो मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करता है। तो बताइए इनमें से कौन संबंध है किसका, न्यूरल नेटवर्क से। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। अब न्यूरल नेटवर्क को समझिए कैसे काम करता है ये। तो देखिए आप कभी भी कोई प्रोडक्ट फेसबुक मतलब गूगल पे सर्च करते होंगे और वो प्रोडक्ट आपके फेसबुक पे अन्य पेज पे शो करने लगता हो। कैसे शो करने लगता है, या फिर दूसरे तरीके से समझिए, आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, मान लीजिए कोई सॉन्ग सर्च किया हनी सिंह, आप कभी भी सर्च करेंगे तो हो सकता है दूसरे तीसरे लिस्ट में हनी सिंह का सॉन्ग आ ही जाएगा। कैसे आ जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारी सोच को ऑब्जर्व करता है, उसी को कॉपी करता है, तो उसी को न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ये मानव दिमाग की तरह ही कार्य करने का प्रयास करता है, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही ये सोचेगा। ये क्या करता है, इसमें एक खूबी क्या है, अगर आप इसके इनपुट को बदलेंगे तो आउटपुट भी इसका बदल जाएगा खुद ब खुद। जैसे कि आप समानता देखेंगे, मतलब वैसे फिजिकल में देखें तो हम अगर जैसे आग जलाएंगे तो वो उधर से मतलब उसी तरीके से निकलेगा, मतलब दूसरे तरीके से, कोई तरीके से समझिए। तो कोई भी हम इनपुट करते हैं तो वो आउटपुट भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, न कि जैसे हम इधर इनपुट बदलेंगे तो आउटपुट नहीं बदल जाता, वो ऐसे ही रहता है, हमें जाके वहाँ फिजिकली बदलना पड़ता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि इसमें क्या होता है, ये इनपुट जब बदलेंगे तो आउटपुट भी इसका अपना स्वाभाविक रूप से बदल जाएगा, हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसलिए ज़्यादा यूनिक हो जाता है और वर्तमान समय में ट्रेडिंग सिस्टम में इसका खूब ज़्यादा विकसित उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि ग्रो नाम का ट्रेडिंग ऐप चल रहा है इस समय, उसी तरीके से इसका काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है ये सिस्टम। क्या नाम है इसका, तो आप याद रखिएगा नर्वस सिस्टम, मतलब न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल नेटवर्क है इसका नाम, न्यूरल नेटवर्क के नाम से आप याद रखिएगा। और ये क्या करता है, मानव के सोच का, मानव दिमाग का जो होता है जैसे हम सोचते हैं उसका नकल करता है, उसी के अनुसार काम करता है ये न्यूरल नेटवर्क। अब एलेक्सा को याद रखिएगा, एलेक्सा को याद रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एलेक्सा कैसे काम करती है, तो वो ऐसे ही काम करती है जैसे हम बोलते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें सर्च करके लाती है और धीरे धीरे हम ही सोच सीखती है। तो कुछ इस तरह से न्यूरल नेटवर्क काम करता है। वो एलेक्सा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, गूगल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं इनका। तो ऐसे ही काम करता है ये चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है। कथन दो कह रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। तीसरा कथन कह रहा है
सिंगूर पठार जिसमें हाथियों की आबादी निवास करती है, जो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को जोड़ता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। ये न्यूज में क्यों था? अभी तमिलनाडु ने एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की प्रस्ताव रखा था, और जो कि एक विवाद का कारण बन गया था। क्यों कारण बन गया था? क्योंकि जो सिगूर जो है रीजन, ये काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील रीजन है। क्यों संवेदनशील है? क्योंकि ये जो है रीजन, जो वेस्ट रीजन है, मतलब इस कहिए इसको, जो हमारा वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, दोनों को जोड़ता है जो जगह, उसी को वहीं पे एक छोटी सी पहाड़ी स्थित है, सिगुर पठार। तो वहीं उन्हीं दोनों को जोड़ने वाले जगह पे बनाया जा रहा है एलिफेंट कॉरिडोर। एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर के ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसको लेकर के अभी उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये जो कर रहा है, मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट कर रही है, ये बिल्कुल सही है, उसको बरकरार रखा गया है, इसलिए न्यूज में था। और सीजेआई बोबड़े के अगुवाई वाली एक जज बेंच ने यह भी बोला था कि पर्यावरण के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण की स्टोन प्रजातियों जैसे कि हाथियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। अगर दे दे हमारे मतलब विकल्प में आपको कि हाथियों का रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, तो चीज़ सही होगा। उसका एक कर्तव्य ये भी है, जो कि हमारे वहाँ डीपीएसपी में प्रोविजन किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये राज्य का कर्तव्य हो गया, जो कि सीजीआई बोबड़े के एक अध्यक्षता वाली टीम ने इसको बताया था उस समय। देखिए दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, तो सिगुर जो पठार है ये पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ता है। यहाँ हाथी की आबादी एवं आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने के लिए इन दोनों को मतलब हस्तक्षेप रहना चाहिए। यहाँ पे कोई किस तरह की गतिविधियाँ नहीं की जानी चाहिए, लेकिन ये जरूरी हो गया था कि ये कॉरिडोर बना दिया जाए जिससे दोनों एक दूसरे तरफ गमन कर पाएँ। तो बस इसीलिए न्यूज़ में था। आप याद रखिएगा बस ये चीज़, और बाकी चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इतने याद रखिएगा, सिगुर पठार कहाँ पे है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, ये जो चीज़ें याद रखने वाली ज़रूरत थी वहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्य हैं? कथन एक कह रहा है अफगानिस्तान, दो कह रहा है भूटान, तीन कह रहा है म्यांमार, चार कह रहा है बांग्लादेश, पाँच कह रहा है श्रीलंका। बताइए इनमें से सार्क का मेंबर कौन है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें म्यांमार को कट किया उन्होंने बिल्कुल सही किया है। म्यांमार इसका मेंबर नहीं है, बाकी सारे 8 मेंबर इसमें हैं, जिनमें से यहाँ 4 मेंबर दिए हुए हैं। अगर आप 3 को कट करेंगे तो 3 कट करते हमें मिल जाएगा सी आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें को केवल कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर है। और सबसे अगर नया मेंबर पूछ लिया तो अफगानिस्तान इसका भी न्यू मेंबर बना है। इसमें अन्य कितने हैं तो आप यहाँ देखिए, म्यांमार को छोड़ करके बाकी, इधर म्यांमार को छोड़ दीजिए और उस साइड में पाकिस्तान तो है मेंबर इसका, उसका स्थापना मेंबर रहा है वो, और उसी को जैसे इंडिया और पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी रहता है, तो इस हिसाब से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। लेकिन इसमें चाइना नहीं है, चाइना को आप छाट लीजिएगा। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है और भारत है, मालदीव है। मालदीव यहाँ पे है, याद रखिएगा। नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है और श्रीलंका है। तो पाकिस्तान का तो जरूर याद रखिएगा, इसे याद रखेंगे तो सबका पता चल जाएगा। श्रीलंका भी है। ये पूरे भारत के आसपास के रीजन है, म्यांमार को छोड़ करके, चीन और म्यांमार को छोड़ के। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाटिक चीता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है एशियाई चीता आज केवल चीन में ही जीवित है। कथन दो कह रहा है इसे IUCN रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कथन तीन कह रहा है एशियाई चीता जो कभी भारत के विशाल जंगलों एवं घास के मैदानों में विचरण करता था, उसे 1950 में लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने री इंट्रोड्यूस करने की बात की थी, इसीलिए एक न्यूज़ में था। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? जिन लोगों ने इसमें सी लगाया उनका बिल्कुल सही है। ये चीन में नहीं है, इसलिए गलत हो जाता। चीन में नहीं, ये कहाँ पे है? तो ये इस समय सबसे ज़्यादा केवल ईरान में पाया जा रहा है, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इसकी स्थिति। और देखिए ये कब हमारे वहाँ विलुप्त घोषित कर दिया गया तो 1952 में। और लास्ट चीता जब उसका डेथ हुआ था तो 1948 में मर गया था, ये इसकी डेथ हो गई थी। तो 1950 में जो दिया हुआ था कथन इसीलिए सही हो जाता, क्योंकि 1948 में ही जो हमारे वहाँ लास्ट चीता था उसकी मृत्यु हो गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को री इंट्रोड्यूस करने के लिए अफ्रीकी चीता को भारत में री इंट्रोड्यूस करने के लिए बात किया था। तो यहाँ पे अब यह याद रखिए कि ये केवल जो एशियाटिक जो चीता है वो केवल इस समय ईरान में बचा हुआ है। और ये इसकी स्टेटस क्या है? IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इस एक चीज़ और इसकी खूबी ये है कि ये जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील, मतलब उसको सह सकता है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील है ये। लेकिन इस समय जिस तरह के जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, मानव आबादी बढ़ रही है, और जो हम मतलब वनों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ने की ज़्यादा संभावना है। तो अगर ये इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हो सकता है वो भी सर्वाइव न कर पाए। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, फिर भी उसके लिए अलग तरीके से प्रोविजन करने की भी बात चल रही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोयर नदी घाटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। मोयार नदी घाटी, ए दिया है मेघालय, बी दिया महाराष्ट्र, सी दिया तमिलनाडु, डी दिया है केरल। बताइए कहाँ पे मोयार नदी घाटी स्थित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने तमिलनाडु लगाया बिल्कुल सही लगाया। मोयार नदी घाटी तमिलनाडु में स्थित है और ये क्यों न्यूज में है। देखिए मोयार नदी घाटी को अब याद रखिए, तो ये दो तरीके से काम करते हैं। पहले कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच की सीमा, नेचुरल सीमा बनाती है, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व एवं मधुमलाई अभ्यारण्य के बीच के भी प्राकृतिक विभाजक है ये। दूसरा चीज़, इसको अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। दोनों साइड बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट है, इसलिए इसको बढ़ावा दे रही है। और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया एक झरना है, तो उसके लिए भी ये न्यूज में रहता है। और वो झरना किसके द्वारा बनता है, तो मोयार नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। तो बस इतना चीज़ बातें थी इसके लिए। बस यहाँ याद रखिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये नेचुरली जो डिवाइड बाउंड्री बनाते हैं, तो ये इसी के द्वारा बनता है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व एवं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। अगर ये कथन में आ जाए, दो कथन में आ जाए, तो उसको गलत मत मानिएगा, वो कथन सही रहेगा। तो अभी दो चीज़ों को बस याद रखिएगा कि यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है, और ये तमिलनाडु में है कौन सा, मोयार नदी घाटी। और मोयार नदी घाटी में दोनों पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है, और ये दोनों दो राज्यों के बीच, कर्नाटक और तमिलनाडु एवं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एवं मधुमलाई अभ्यारण्य के बीच नेचुरल बाउंड्री का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मवेशियों एवं भैंसों में जीवाणु संबंधी रोग है। ए दिया है एंथ्रेक्स, दो दिया है इन्फ्लुएंजा, तीन दिया है टिटनेस, चार दिया है तपेदिक टीबी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है जो जीवाणुओं की वजह से होता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए तपेदिक तो होता ही है, टिटनेस ये भी होता है, और एंथ्रेक्स ये भी होता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है इसकी वजह से नहीं होता है। इसलिए हो जाएगा हमारा आंसर 1 3 4 सी में है, सी इसका सही आंसर है। अब कुछ यहाँ पे डिवाइड किया हुआ, आप देख सकते हैं वायरल डिजीज़ के द्वारा क्या क्या उनको, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन से हैं, और पैरासाइट से कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए एंथ्रेक्स जो दिया हुआ था तो बिल्कुल सही था। ब्लैक क्वार्टर ये भी होता है। टिटनेस किससे होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस जो तपेदिक दिया था, तपेदिक को इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी को हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं, तपेदिक। अब यहाँ पे देखते हैं कैल्यूसियस, कैल्यूबैक्टीरियस, कैलोसिलियोसिस, कैलिबोसिलोसिस। और देखिए यहाँ पे फुट एंड माउथ डिजीज, मुंह पका खुर पका इसको कहते हैं हिंदी में। तो ये वायरल डिजीज की वजह से है। ये रेबीज ये भी वायरल डिजीज है। प्लेग आप लोगों ने देखा होगा, यूरोप में बहुत सारी गायों को मार दिया गया था। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा आपको, प्लेग के कारण बहुत सारी गायों को मार दिया गया था। तो उसमें प्लेग फैलता था बहुत तेज़ी से, तो उसके लिए इनको मार दिया जाता। तो प्लेग भी ये वायरल डिजीज है। पॉक्स ये भी है, इन्फ्लुएंजा ये भी वायरल डिजीज है। अब पैरासाइट की वजह से क्या क्या होता है, तो हाइडाइट होता है, हैजा इसको कहते हैं, हाइडाइटेड, पता नहीं जो भी हो, हमें तो नहीं इसके बारे में पता है। अब देखिए थाइलोरोसिस, इसका थोड़ा नाम डिटेल है, आप देख लीजिएगा। ये सारी डिजीज इसके थ्रू होते हैं कि पैरासाइट के थ्रू। टेप वार्म इन्फेक्शन, तो ये तो आप लोग जानते होंगे, जब उनके ऊपर इन्फेक्शन होता है, सड़न होने लगता है, तो टेप वार्म उसको कहते हैं, तो इसकी वजह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे बस इस क्वेश्चन में इतना याद रखिएगा कि ये कौन सी बीमारियाँ किनके द्वारा होती है, थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो भी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इन्फ्लुएंजा के वजह से एलिमिनेट आप कर सकते थे, क्योंकि इन्फ्लुएंजा एक वायरल बीमारी है। जैसे एक फीवर होता है तो क्या होता है, हम वायरल बस इन्फेक्शन है, तो हल्का सा आप पैरासीटामॉल लेकर के काम चला लेते हैं, तो उसके थ्रू भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाएंगे इसको तो कर पाएंगे। थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है, नाम तो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी बेसिन निम्नलिखित में से किन देशों में विस्तृत है। कथन 1 कह रहा भारत, 2 कह रहा पाकिस्तान, 3 कह रहा चीन, 4 कह रहा अफगानिस्तान। तो बताइए इनमें से सिंधु नदी बेसिन का विस्तार किन के क्षेत्रों में है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया बिल्कुल सही लगाया है। ये चारों रीजन में सिंधु नदी का विस्तार है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर नेपाल का नाम होता तो भी उसका नाम आ जाता। यहाँ पे चीन का भी है रीजन, आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे अफगानिस्तान का भी रीजन है, इंडिया का तो है ही, और पाकिस्तान का भी रीजन है, तो वो सभी थे। लेकिन अगर प्रतिशत में डिवाइड करने के लिए एक सीक्वेंस में दे दे, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, तो मुश्किल हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा किसका क्षेत्रफल है, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का 47%, फिर भारत आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा अंदाज़ा लगाइए, फिर चीन आएगा, फिर अफगानिस्तान आएगा। तो ये से अरेंज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले लास्ट में जो है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को अरेंज कर लिए, फिर उसके बाद कौन आता है, इंडिया। अब इस ग्राफ में ही देख लीजिए, सबसे लास्ट में पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर चीन हो जाएगा,
ऐसे सीक्वेंस बस वैसे समझने के लिए इसको अरेंज कीजिए। फिर चीन हो जाएगा, फिर अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान का बहुत छोटा सा रीजन है, जैसे कि मान लीजिए भारत से अफगानिस्तान का छोटा सा सीमा लगता है, वैसे ही मतलब सिंधु नदी का भी छोटा सा ही रीजन वहाँ पे फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित टाइगर रिजर्व और उनके साथ स्थानों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व के नाम दिए हुए हैं, यहाँ स्थान दिए हुए हैं, आपको अरेंज करना है। पहला कथन कह रहा है कि टाइगर कॉर्बेट कॉर्बेट जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इसका दिया सामने मिजोरम। बक्सा टाइगर रिजर्व तेलंगाना। अमरावती टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। दंपा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। तो बताइए इनमें से कौन सा सम्मिलित किस में होगा? उम्मीद है सभी लोगों ने पढ़ते ही तुरंत लगा लिया होगा। जिम कॉर्बेट तुरंत उत्तराखंड सभी लोगों ने लगा लिया होगा। जैसे आप जिम कॉर्बेट को उत्तराखंड से लगाएंगे तो एक का हो जाएगा सी, मतलब ये ए और बी कैंसिल, अब बचे हमारे बी और सी और डी। अब देखिए दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो दंपा टाइगर रिजर्व अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर लेंगे, नहीं पता है तो मुश्किल है। तो जैसे ही आप करेंगे दंपा टाइगर रिजर्व, तो ये हो जाएगा मिजोरम दंपा टाइगर रिजर्व, तो भी हमारा एलिमिनेट तो नहीं हुआ। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अगर आपको पता है तो आसानी से कर लेंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। ये पश्चिम बंगाल में और ऊपर रीजन में है, यू बिहार और पश्चिम बंगाल के थोड़े से ऊपर के क्षेत्र में है, तो आप ऐसे कर पाएंगे। जैसे ही आप बक्सा को पश्चिम बंगाल जोड़ेंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। सी आपका आंसर सही निकल जाएगा, बी का डी। आप यहाँ पे देख लीजिए बक्सा टाइगर रिजर्व यहाँ पे है और दंपा यहाँ पे है, और दूसरा क्या था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर है। बाकी सारे दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अरेंज एक बार कर दे रहे हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? मिजोरम में है, और अमरावती टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना में है, और बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। आप ऐसे कर सकते हैं। इसका जिन लोगों ने लगाया था अपना आंसर सी, उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में चर्चित निर्दिष्ट वित्तीय लेन देन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन संबंधित है, किससे संबंधित है आपको ये बताना है। कथन ए कह रहा है विदेशों से भारतीय गैर सरकारी संगठनों को प्राप्त दान, यहाँ पे गिफ्ट अगर हो रहा है या फिर ग्रांट मिल रहा है तो उसके लिए कह रहा है। बी कह रहा है कि आयकर से मुक्त वित्तीय लेन देन। सी कह रहा है कि नागरिकों द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेन देन जिनकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किससे संबंधित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया हो। जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल सही है। स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये गवर्नमेंट निगरानी रखती है कि कौन सा व्यक्ति कैसे किस तरह से खर्चा कर रहा है। ये इसका उद्देश्य क्या है कि कर आधारित, मतलब कुछ लोग टैक्स चोरी करते हैं और दिखाते हैं कि मेरी आय कम है, इसके लिए गवर्नमेंट इस तरीके का काम करती है, और काले धन पे अंकुश लगाने के लिए। काला धन कौन सा होगा बताइए? आप जब लीगल तरीके से कमाएंगे तो आप टैक्स देंगे ही, जब टैक्स नहीं देंगे तो वो ब्लैक मनी हो गया। मतलब ब्लैक मनी है तो आपको क्यों ब्लैक मनी है? क्योंकि आपको बताना पड़ जाएगा ना कि आपका इनकम का सोर्स क्या है। इनकम का सोर्स छुपाने के लिए लोग अपने आय दिखाते हैं कम है ताकि उनको टैक्स ना भरना पड़े। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी 2 कदम आगे बढ़ करके काम किया है। गवर्नमेंट ने ये किया है कि नए नए मूल्य उच्च मूल्य के लेन देन, समझ लीजिए BMW आपने खरीदा तो क्या करेगी? आपको लगता है गवर्नमेंट नहीं निगरानी कर रही है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट निगरानी रखती है। तो उच्च मूल्य के जो लेन देन होते हैं उसको, या फिर आप बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा कर रहे हैं तो भी, या फिर विदेशी यात्रा कर रहे हैं तो भी होगा, या फिर आपके फैमिली में कोई व्यक्ति उच्च मतलब ज़्यादा फीस पे करके पढ़ाई कर रहा है तो भी उसकी निगरानी होती रहती है, या फिर दान आप दे रहे हैं तो 1 लाख से अधिक के जो आभूषण खरीद रहे हैं उसकी भी निगरानी होती रहती है। चित्र खरीद रहे हैं, पेंटिंग आप जानते हैं ना बहुत महंगे महंगे बिकते, करोड़ों में बिकते, तब चित्र खरीद रहे हैं, पेंटिंग खरीद रहे हैं, या फिर संगमरमर खरीद रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे पत्थर हैं जो काफ़ी महंगे बिकते हैं उनको खरीद रहे हैं, या फिर आपकी बिजली की खपत कितनी है 50,000 से अधिक है तो, या फिर जीवन बीमा आप महंगे ले रहे हैं तो, होटल व्यय है, या फिर 20 होटल व्यय में आप ज़्यादा खर्चा करें तो भी होगा, आपकी निगरानी होती रहे। क्यों कैसे हो जाती है? क्योंकि होटल वाले जो होते हैं GST फाइल करते हैं, GST फाइल करते हैं तो उसके थ्रू भी गवर्नमेंट इनका डेटा निकाल लेती है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, तो कुछ अगर आप दूसरे तरह के बीमा पॉलिसी ले रहे हैं महंगे महंगे तो भी हो जाएगा आपका। तो इसके द्वारा ये सब सारी चीज़ें निजी मतलब जानकारियाँ ऐसे निकाल लेती है, क्रॉस वेरिफिकेशन करती रहती है गवर्नमेंट इस तरीके से। तो क्यों करती है? इसका उद्देश्य क्या है? तो काले धन पे अंकुश लगाना। याद रखिएगा स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे संबंधित है? तो ये गवर्नमेंट का आयकर डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जाने वाला एक मतलब निगरानी है, क्रॉस वेरिफिकेशन प्रोग्राम है जिसके द्वारा ब्लैक मनी पे अंकुश लगाना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में चर्चित बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है? आपको बताना बुडापेस्ट कन्वेंशन का संबंध किससे है। ए दिया है विश्व व्यापार, बी दिया है साइबर सुरक्षा, सी दिया है जैव कृषि, डी दिया है ओजोन क्षरण।
तो बताइए बुडापेस्ट कन्वेंशन का संबंध किससे है? जिन लोगों ने इसमें साइबर सुरक्षा लगाया तो बिल्कुल सही लगा है, बी इसका सही आंसर है। बुडापेस्ट कन्वेंशन का संबंध है साइबर सिक्योरिटी से। इसको बुडापेस्ट कन्वेंशन को जो साइबर क्राइम करते हैं, साइबर क्राइम या फिर बुडापेस्ट कन्वेंशन के रूप में जानते हैं, बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, ये इसका पूरा नाम इस तरीके से भी जानते हैं। अलग अलग तरीके कन्वेंशन ऑन बुडा साइबर क्राइम कई तरीके से इसको जानते हैं, लेकिन ये पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो साइबर से संबंधित मामलों को डील करती है। ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा ये आपको यहाँ पे याद रखिए कि ये क्यों न्यूज़ में था। तो आप याद रखिए कि भारत अभी इसकी तरफ कोई खास विचार नहीं कर रहा था, लेकिन जब 2018 में भारत में साइबर हमले हुए, कई सारे लोगों का अकाउंट गायब कर दिया गया, तो सरकार इस पर प्लान करने लगी कि हमें भी बुडापेस्ट जो डेटा है साझा किया जाए कि ना किया जाए दूसरे देशों के साथ। इसमें होता क्या है कि एक देश दूसरे देश से डेटा साझा करते रहते हैं और उसमें ये बताना रहता है, मतलब एक देश दूसरे को वार्न कर देगा कि आपके वहाँ साइबर हमला होने की संभावना है। तो इसीलिए भारत थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है कि इसको ज्वाइन करें कि ना करें। तो आपको समझ में आएगा कि विदेशी जो भी एजेंसी हैं उनके साथ डेटा साझा करने की चिंता बनी हुई है भारत के साथ, इसलिए भारत इसको साझा नहीं करता है। इस मतलब इस बुडापेस्ट कन्वेंशन पे अपना जो भी है मतलब ट्रीटी इसको मान्यता नहीं दे रहा है। तो क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये साझा करना पड़ता है डेटा। तो आप इसको अगर आप मेन से आंसर में लिखेंगे तो वहाँ पे भी इसका जिक्र कर सकते हैं कि अभी भी भारत की स्थिति खराबी है, बहुत अच्छी नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि भारत अभी भी बुडापेस्ट कन्वेंशन को फॉलो नहीं करता है। तो पुनर्विचार अभी भी कर रहा है कि इसको क्या किया जाए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी चिंता की विषय क्या चीज़? तो विदेशी जो संस्थाएं उनके साथ डेटा साझा करना पड़ रहा है, तो इसीलिए भारत इस पर पुनर्विचार कर रहा है कि क्या करें इसके लिए, छोड़ दें, हट जाएं इससे। भारत इसमें हमने लग रहा है गलत बोल दिया कि भारत इसको फॉलो नहीं करता है, फॉलो करता है, लेकिन यहाँ जो डेटा साझा करने वाला इशू है वही इशू है। हमारे वहाँ लोकलाइजेशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा लोकलाइजेशन का नाम चल रहा था। क्यों? क्योंकि जो हमारे वहाँ विदेशी संस्थाएँ हैं जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, ये क्या कर रहे हैं? जो डेटा ले जाकर यहाँ से बाहर लेके जाना, कहीं ना कहीं हमारे निजता का हनन कर रहे हैं। तो इसके लिए भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल विषय हो गया था। तो भारत इस पर पुनर्विचार कर क्या किया जाए इस चीज़ के लिए। उम्मीद आपको समझ में आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड के बारे में बताना है क्या है स्विफ्ट कोड। कथन ए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन, बी कह रहा है कि पेमेंट गेटवे सिस्टम है, सी कह रहा है क्विक टोल प्लाजा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, डी के उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए स्विफ्ट कोड क्या है? जिन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के लगाया है टिक, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। स्विफ्ट क्या है? अब नीरव मोदी वाला जब मामला हुआ था तो काफ़ी न्यूज़ में था, यूपीएससी ने पूछा ही नहीं इसको लेकर के, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ये 8 से 11 कैरेक्टर का एक कोड होता है और ये क्या करता है कि जो भी वित्तीय लेन देन एक देश के दूसरे देश के बीच होता है उनको सुरक्षित करता है। और ये प्राप्तकर्ता बैंक को संदेश भेजता है कि इस कोड से कोई सूचना आई है, आप इसको रीड कर लीजिए। तो ये सुरक्षित हस्तांतरण का चैनल है स्विफ्ट कोड। देखिए इसमें बैंक का कोड होता है, लोकेशन होता है उसका, और कुछ अन्य चीज़ें होती हैं, आईएसओ कोड होता है, और उसके ऑफिस या ब्रांच का कोड सम्मिलित होता है। तो इतने होते हैं कोड, आप इनका यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की। स्विफ्ट कोड बस इतना याद रखिएगा कि फाइनेंशियल लेन देन से संबंधित है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल लेन देन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रयान, ये बजट से क्वेश्चन है। समुद्रयान परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है यह दुर्लभ खनिजों के लिए गहरे समुद्रों में खनन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक पायलट प्रोजेक्ट है। दो कह रहा है कि यह समुद्र के अध्ययन के लिए गहरे समुद्रों में पनडुब्बी वाहन में मनुष्य को भेजने के लिए परियोजना है। तीन कह रहा है कि परियोजना द्वारा इसरो द्वारा यह परियोजना शुरू की गई है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया, इसरो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, तो या तो एक सही होगा या तीन सही होगा, दोनों में से एक ही सही होगा। अगर हम तीन को कट करते हैं तो कौन सा कट आ रहा है हमारा आंसर? सी। अगर हम एक को कट करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है बी। तो आपका मामला क्या हो गया? 50-50 का। अब ऐसे में आपको नहीं पता हो तो भी इसको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। अगर आप 50-60 प्लस हैं क्वेश्चन, अपने आपको पता है कि 100% आपके क्वेश्चन सही हैं 60 प्लस, तो मत अटेम्प्ट करिए। लेकिन अगर आप 50 के अंदर हैं और आपको पता है कि मेरे क्वेश्चन जो हैं 20% तक लगभग गलत हो सकते हैं, तो आप ऐसे में भी फेल ही होंगे। तो क्यों ना 50-50 का गेम खेल करके इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आप आंसर ऐसे में बी लगा लेंगे तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन अगर सी लगा लेंगे तो क्या होगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो इसरो दिया हुआ है ये गलत है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का परियोजना है, ना कि इसरो का। इसरो ने ही इसको शुरू किया है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी। जो लोग भी इस तरीके से करेंगे उनका सी आंसर सही हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गेन कर लेंगे। देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है। क्यों चलाया है कि अभी नोड आप लोगों को पता होगा। नोड क्या होता है? नोड छोटे छोटे होते हैं, गोल गोल प्रोडक्ट होते हैं, समुद्रों के अंदर पाए जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इनमें खनिज पाया जाता है। तो उसी का हम लोग सोच रहे हैं समुद्र से निकाला जाए, उनका दोहन किया जाए, समुद्री जो संसाधन है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने चला रही है ये परियोजना।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, तो ये समुद्र में पनडुब्बी वाहनों के द्वारा मनुष्य को भेजा जाएगा इस परियोजना के अंतर्गत, और ये 2021-22 तक आरंभ किए जाने की संभावना है। और संचालन कौन कर रहा है? राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT इसका संचालन कर रहा है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्राय समाचारों में चर्चित हेग कोड ऑफ कंडक्ट संबंधित है, किससे है? ए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता है। बी कह रहा है बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार के रोकथाम के लिए। सी कह रहा है सदस्य देशों द्वारा जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? हेग कोड ऑफ कंडक्ट का संबंध ये है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार पर रोकथाम करने के लिए प्रयास करने से संबंधित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेग कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट टू इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द इंटरनेशनल रेगुलेशन। तो ये क्या करता है कि 25 नवंबर 2002 को बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार को रोकने के लिए एक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया था हेग कोड ऑफ कंडक्ट को। ये अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता है। आचार संहिता का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? इथिक्स में हमने पढ़ा था कि आपको किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से करना है, आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करा दीजिएगा उसके अनुसार। तो यही यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड करा गया एक कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत। तो जो भी लोग, जिन देशों के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो लोग इसका उपयोग किस तरीके से करें, इनका मतलब किसी गलत हाथ में ना जाए, ऐसी गाइडलाइन यहाँ प्रोवाइड कराया गया है एक कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों ने भी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों को व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया दुधवा, दूसरा दिया हुआ बांधवगढ़, तीसरा दिया हुआ केवला लमजाओ, चौथा दिया हुआ सिमलीपाल। तो बताइए कौन सा सही इसमें आंसर होगा? दक्षिण से उत्तर सीक्वेंस में लगाना है आपको, ऐसे में जाना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अब हम यहाँ ट्राई करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको दुधवा नेशनल पार्क आपको पता होगा कहाँ है, तो ये यूपी में है। इसको सबसे ऊपर आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। अब बांधवगढ़ कहाँ पे है? बांधवगढ़ MP में है। अब केवलादेव लामचौ सिमलीपाल ये आंध्रा में है। अब ऐसे अरेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे नीचे आ जाएगा आंध्रा वाला और सबसे ऊपर आ जाएगा दुधवा। तो ये इसका सही आंसर निकल जाएगा। जिन लोगों ने ये लगाया था उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले देखा था तो कौन सा था? केवलादेव नहीं, हमने सबसे पहले यहाँ देखा था दुधवा। तो दुधवा यहाँ देखिए यूपी में है। और दूसरा क्या देखे थे हम लोगों ने? सिमलीपाल, तो यहाँ आंध्रा में है सिमलीपाल। और एक और था यहाँ पे लामजाओ, केवलादेव लामजाओ, तो ये मणिपुर में है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमने देखा था कि बांधवगढ़ था, तो बांधवगढ़ यहाँ पर है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आंध्रा वाला हो जाता है सिमलीपाल, फिर बांधवगढ़, फिर उसके बाद केवलादेव लामजाओ, फिर दुधवा नेशनल पार्क। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज की सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। जो भी आपका स्कोर सही रहा हो नीचे ज़रूर बताइएगा।